गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। देखिए यहां पे हमारे पास जो माध्यक है वो 525 है। आपको जो आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़े दिए हुए हैं, उनका माध्यक दिया हुआ है 525 है। और यदि बारंबारताओं का योग 100 हो तो आपको पता है कि बारंबारताओं का योग को हम n लिखते हैं। n होता है बारंबारताओं का योग, जिसको n लिखते हैं। n बराबर है 100 दिया हुआ है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास आंकड़े हैं जो आप देख रहे हैं। देखिए वर्ग अंतराल ये दिए हुए हैं और बारंबारता इनकी ये है। तो आप इस बारंबारता में देख सकते हैं कि जो 200 से 300 का वर्ग है, वर्ग अंतराल है, उसकी बारंबारता x है। और जो 600 से 700 का वर्ग अंतराल है, उसकी बारंबारता y है। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि x और y का जो मान है वो हमने ज्ञात करना है। तो आपको यहां बिल्कुल क्लियर जो है ये पता लग रहा है कि x और y यहाँ पे दो जो है वो अननोन है, अननोन्स हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखिए आपको पहले पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर यदि हम दो जो है अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अननोन्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास दो ही रिलेशन होने चाहिए। ये दो रिलेशन दे रखे हैं आपको, एक माध्यक दे रखा है और एक ये बारंबारताओं का योग दे रखे हैं। अब आपको पता है कि जब भी हम माध्यक जो है फार्मूले से निकालेंगे, ये माध्यक आपको स्टेटमेंट में दे रखा है, हम अपने फार्मूले से निकालेंगे। ये जो आंकड़े दिए हुए हैं आपको, ये सतत वर्गीकृत आंकड़े हैं। आपको जो है सतत वर्गीकृत बारंबारता आंकड़े जो आपको चार्ट बना रखे है उसमें बताया हुआ है। और उसमें जो माध्यक निकालते हैं उसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप मैंने आपको ये बता रखा है कि हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में। तो ये आंकड़े जो ऑब्जर्वेशन है आरोही क्रम में लिखी हुई है। देखिए आप 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ये बिल्कुल आरोही क्रम में सारे के सारे लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो तो हमारे को जो है स्टेटमेंट में गिवन है कि आरोही क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप मैंने आपको ये लिखवा रखा है कि हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखिए संचयी बारंबारता, हम संचयी बारंबारता का कॉलम बनाते हैं। संचयी बारंबारता के बारे में हम लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि संचयी बारंबारता क्या होती है। कि पहली बारंबारता सेम आती है, फिर अगली जुड़ जाएगी इसमें 7, 7 में जुड़ेंगे तो 7 + x, फिर इसमें जुड़ेंगे तो 12 + 7 हो जाएगा हमारे पास 19 + x। 19 में 17 जोड़ेंगे तो 36 + x, इसमें जोड़ेंगे तो 56 + x, इसमें y जोड़ेंगे तो 56 + x + y, और इसमें फिर 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 63। 9 जोड़ेंगे 63 नहीं, 4 + 65, इसमें फिर 7 जोड़ेंगे तो 72, और इसमें फिर 4 ऐड करेंगे तो 76 + x + y। तो आप इसको भी जोड़ोगे ना, ये जिसको आप ये n कहते हैं, यहाँ पे n बारंबारताओं का जोड़, ये आ जाएगा, यही आएगा 76 + x + y, ये आ जाएगा। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन है या आंकड़े हैं, उनका हम माध्यक निकालेंगे। तो एक तो यहां बड़े आराम से आप ध्यान से देख सकते हो कि n दिया हुआ 100 है और हमारे हिसाब से n आया है 76 + x + y बराबर है 100। अब 76 को उस साइड में ले जाओ आप, माइनस का हो जाएगा, 100 में से 76 माइनस करोगे तो 24 आ जाएगा। एक समीकरण तो हमारे पास जो है ये बन गया x + y बराबर है 24। एक x और y का हम यहां से मान निकालेंगे। यहां से क्या निकलता देखते हैं।
तो अब सबसे पहले आपको पता है कि जो माध्यक का फार्मूला होता है उसमें सबसे पहले एल की जरूरत पड़ती है हमारे को। एल क्या होता है, जो माध्यक जो है वर्ग होता है, माध्यक वर्ग, वो हमारे पास उसकी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, निम्न सीमा। तो अब 525 है, 525 किस वर्ग में आएगा? ये देखिए 525 है, 525 जो है वो इस वर्ग में आएगा। तो यहां पे लिखोगे क्योंकि माध्यक जो है, माध्यक 525 वर्ग अंतराल 500 से 600 के बीच में है। माध्यक 525 वर्ग अंतराल 500 से 600 में है। इसलिए जो माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग वो होगा 500 से 600। अब मैं माध्यक निकालता हूं यहां पे, माध्यक, देयरफॉर माध्यक फार्मूला आपको ये बता रखा है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H, ये बताया हुआ। तो इसकी जगह तो आप लिख सकते हैं 525, क्योंकि माध्यक 525 दिया हुआ है। और यहां फार्मूले से निकालें L जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा होती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो है वो 500 है। n हमारे पास यहां 100 है बाई 2। CF आपको ये बता रखा है कि माध्यक वर्ग ये है, ये माध्यक वर्ग है। तो CF क्या होता है? CF ये होता है कि माध्यक वर्ग के सामने वाली जो संचयी बारंबारता है उससे जस्ट ऊपर वाली, ये CF है। ये क्या है? CF। जो माध्यक वर्ग होगा उसके सामने जो संचयी बारंबारता है उससे ऊपर वाली, ये लिखवाया हुआ है। तो आपको यहां पे 36 प्लस x ब्रैकेट आ जाएगी, क्योंकि बाहर माइनस है तो यहां ब्रैकेट आएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और बटे f क्या होता है? माध्यक वर्ग के सामने वाली बारंबारता 20, और गुणा में h होता है जो वर्ग अंतराल है उनका जो है वर्ग अंतराल का माप, आमाप जो होता है, साइज जो होता है, साइज उसकी बात कर रहा हूं 100। ये 100 है गुणा में, क्योंकि इनका साइज 100 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 500 को तो इस साइड में ले आओ, 500 की साइड में आगे माइनस क्या हो जाएगा? 525 माइनस 500। देखो ये प्लस का इस साइड में आगे माइनस का हो जाएगा। अब ये तो आगे इस साइड में, अब ये कट जाएगा इससे 50, 2 से कट जाएगा, ये -36 और -x और बटे 20 और गुणा में 100। अब 20 एक कम 20 और 20 50। तो अब यहां से आ जाएगा 25, 525 में से 500 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। अब 50 में से 36 जाएगा 14 माइनस x और गुणा में आगे 5, ये वाला 5, नीचे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब 5 से गुणा करोगे इसको, या 5 से साइड भाग दे दो, 25 बटे 5 ये भाग में आ गया, और 14 माइनस x ये आ गया 5। तो 5 बराबर है 14 माइनस x को इस साइड में ले जाओ प्लस का हो जाएगा, और 5 को उस साइड में ले जाओ माइनस का हो जाएगा। और अब यहां से x कितना आ गया? 2। अब ये x का मान इसमें रखने पर, ये मान लो समीकरण 1 है, तो पुट इन नंबर 1, पुट इन नंबर 1। x का मान कितना आया है? 9। x का मान समीकरण 1 में रखोगे आप, 9 जमा में y बराबर है 24, और 9 उस साइड में जाके माइनस का करोगे 24 माइनस 9, और y यहां से आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। तो ये हमारे पास है x 9 आ गया और y यहां से 15 आ जाएगा। ये दो हमारे पास जो है आंसर आ जाएंगे जो हमने निकाला है। तो इसमें कोई ज्यादा मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, बड़ा सिंपल सिस्टम था कि हमारे पास जो आंकड़े दिए हुए हैं वो सतत वर्गीकृत बारंबारता आंकड़े हैं, सतत वर्गीकृत बारंबारता आंकड़े, उनका माध्यक दिया हुआ था।
ये मैंने आपको बताया है कि आपको बहुलक दे रखा हो या माध्यक दे रखा हो, आप वो देख लेंगे कि वो किस वर्ग अंतराल में है। जिस वर्ग अंतराल में माध्यक हो या बहुलक हो, तो वो वर्ग अंतराल जो है वो माध्यक वर्ग या बहुलक वर्ग कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। तो उससे हमारा माध्यक वर्ग यहां हमने निकाल लिया। और देखिए बारंबारताओं का योग जो है वो 100 दिया हुआ है, आप स्टेटमेंट में पढ़ोगे तो, लेकिन हमारे हिसाब से योग आता है 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इसका मीनिंग क्या, ये 100 के बराबर होगा, वहां से एक्स वाई में एक समीकरण आ गया। और दूसरा एक समीकरण तो आ गया यहां से हमारे पास, दूसरा हम निकालेंगे माध्यक से। तो हमने ये माध्यक निकाला फार्मूले से, जो फार्मूला है आपको बता रखा है मैंने, चार्ट के अकॉर्डिंग फार्मूला आप यूज करेंगे और उसके हिसाब से एक्स आ गया, एक्स की मान यहां रखा तो हमने वाई निकाला। ऐसा हम करते हैं। और अब मैं जो है अगला टॉपिक इसी का लेता हूं, डिस्कस करेंगे अभी। हाँ जी, देखिए अब अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो ये है कि हमने जो है तीनों जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, बहुलक। देखो ये स्टार्टिंग में यदि आपने ढंग से किया है काम, तो मैंने पीछे प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि इनको हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बोलते हैं तीनों। और ये तीनों का हमने अध्ययन कर लिया है कि हमारे पास आंकड़े हो, आंकड़े के अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूला पुट करते हैं और हम माध्यक और बहुलक निकालते हैं। तो आज ये हम इस बात पर चर्चा करेंगे अब कि एक विशिष्ट आवश्यकता के लिए कौन सा माप अधिक उपयुक्त है। हमारे पास जो है आंकड़े दिए होते हैं, तो आंकड़ों में हमें कैसे पता लगे कि इस आंकड़े में जो है हम माध्य का प्रयोग करेंगे या इसमें माध्य का प्रयोग करेंगे या बहुलक का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है इस आंकड़े के लिए फिट होगा, जो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देगा डेटा के बारे में। तो ये हम चर्चा आज जो है करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य की। माध्य, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है, ये मापक सबसे अधिक प्रयोग करने वाला जो है मापक है माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर जो है प्रयोग होने वाला मापक क्या है, माध्य है। अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं इसका। इसका कारण ये है कि जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं या प्रेक्षणों के मान होते हैं, तो जितने भी प्रेक्षणों के मान होते हैं आंकड़े के अंदर, वो सभी प्रेक्षणों के मान इसमें यूज होते हैं। यदि आपने फॉर्मूला देखा हो कि हमने जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, आंकड़ों की संख्या होती है, उनको जोड़ के और आंकड़ों की संख्या से हम भाग देते हैं। तो इसमें एक तो सबसे पहले तो यह है कि सभी प्रेक्षणों के मान इसमें यूज होते हैं। और माध्य जो है वो सबसे, जो यदि हम उस आंकड़े को आरोही क्रम में लिखें तो सबसे निम्न जो है प्रेक्षण का मान और सबसे अधिक प्रेक्षण का मान के बीच में आता है। माध्य जो है उनका बीच का मान होता है। और सब ये काम क्या आता है, देखिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने 10 स्कूलों की मैथमेटिक्स की परीक्षा ली। एक 10 स्कूलों का एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक का एक जो है मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का मान लो, और हम ये निकालना चाहते हैं भी कौन से स्कूल का जो प्रदर्शन है या स्टूडेंट है वो अच्छा रहा है, कौन से स्कूल का प्रदर्शन अच्छा रहा। तो हम क्या करेंगे, कलेक्टिवली एग्जाम ले लिया हमने, हम क्या करेंगे प्रत्येक स्कूल के स्टूडेंट्स के जो है एवरेज मार्क्स निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। कैसे, जैसे मान लो जो है किसी स्कूल में 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया
तो उन 10 विद्यार्थियों के मार्क्स जोड़ के और नंबर ऑफ विद्यार्थियों की संख्या से भाग दे देंगे, तो वो प्रत्येक स्कूल का माध्य आ जाएगा। और जिसका माध्य सबसे ज्यादा आएगा, एवरेज ज्यादा आएगी, तो हम कहेंगे कि इस स्कूल का जो प्रदर्शन है वो सबसे अच्छा है। और जिसका माध्य सबसे कम आएगा तो वो जो है सबसे कम है। तो माध्य काम क्या आता है हमारे को, कि हम दो आंकड़े, मान लो हमने तुलना करने हो, दो या दो से अधिक आंकड़ों को हमने जो है आपस में तुलना करनी हो, तो उस केस में हम जो है माध्य का प्रयोग करते हैं। अब माध्य को जो है हम अवॉइड कहां पे करते हैं, तो कहां पे हमने माध्य को यूज नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो सपोज करता हूं कि मेरे पास एक डाटा ऐसा है कि वर्ग अंतराल तो यहां पे है, वर्ग अंतराल और बारंबारता ये जिसको FI कहते हैं। जैसे एक वर्ग अंतराल 0 से 10, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, और 10 से 20 है मान लो 25, और 20 से 30 है 26, और 30 से 40 है 27, और 40 से 50 है, सपोज करता हूं कि 26 दोबारा। अब आप इसमें देखिए कि जो मेरे पास वर्ग अंतराल है उसमें इसकी जो बारंबारता है वो काफी कम है, और इनकी जो बारंबारता है वो मिलती जुलती सी है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यदि जो हमारे पास वर्ग अंतराल होते हैं उनकी जो बारंबारताएं हैं, यदि वो आसपास हो, एक दूसरे के आसपास हो, तो उस केस के अंदर जो है माध्य सबसे उपयुक्त होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप उस केस में माध्य निकालते हैं, तो उस डेटा के लिए जो है सबसे उपयुक्त होता है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे 2 है, ये सारे 25 26 के आसपास है, 27 के आसपास है, तो इन बारंबारताओं में काफी गैप है, काफी अंतर आ गया। तो इस तरह के केस में जो आप माध्य निकालोगे माध्य, तो वो हमारे को जो है उपयुक्त जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा। जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए जो है वो हमारे को माध्य यहां पे नहीं देगा। तो इस तरह की जो लिमिटेशंस है, और भी मैं मान लो बताता हूं आपको। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर सपोज करता हूं कि 5 वर्कर काम करते हैं, एक की मतलब तनख्वाह 5,000 है, दूसरे की 6,000 है, ठीक है, और फिर एक की जो है 5,500 है, और एक की जो है सपोज करता हूं कि मान लो 6,000 दोबारा है, और आगे जो है एक की 50,000। मान लो सपोज करता हूं ये 5 वर्कर जो है एक फैक्ट्री में काम करते हैं, और उनकी वेजेस जो है, उनकी जो तनख्वाह है वो ये है। यदि आप इसकी एवरेज निकालोगे तो मध्य निकालोगे, एवरेज को मध्य बोलते हैं जो है, मध्य निकालोगे तो मध्य इसकी हमारे को जो है वो उपयुक्त जो है इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों? आप देख ले, एक बार आइडिया लगा देता हूं मैं। देखो 50,000 जो है में 6,000 जोड़ेंगे तो 56,000 हो जाएगा, 56 में फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 में 5 जोड़ेंगे 67, और 67 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 72,500। तो 72,000 माध्य हम निकालें यहाँ पे माध्य, तो 72,500 ये आ गया। और टोटल कितने हैं? ये 5 है, तो 5 है तो डिवाइड करोगे आप, तो 5 एकम 5, 2, 5 दूनी 10, 12, 5 5 25, और हमारे पास आ जाएगा 0। तो इसका मीनिंग क्या है कि भी एवरेज जो है, जो वेजेस है, जो कर्मचारियों को मिलती है एक फैक्ट्री के अंदर, वो 12,500 रुपए है। लेकिन आप क्लियर देख सकते हैं कि टोटल 5 व्यक्ति हैं, 5 में से 4 व्यक्ति जो है वो 5,500 और 6,000 रुपए 5,000 रुपए के बीच में दे रहे हैं। 12,500 तो बहुत दूर है। तो इस नंबर के आसपास डेटा करेक्ट नहीं होता यहाँ पे, और नहीं होता तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो है माध्य हमारे को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्यों बोलते हैं इनको? केंद्रीय जो है प्रवृत्ति के माप क्यों बोलते हैं? इनका अर्थ यह है
कि भी जो हम निकालें, जो माध्य हो, माध्य को बहुलक हो, कि डेटा के अंदर जितनी भी प्रेक्षणों के मान है, ऑब्जर्वेशन है, आप माध्य निकालोगे तो माध्य के आसपास डेटा जो है वो सेंट्रल होना चाहिए, और जो मान है वो माध्य के आसपास होने चाहिए। मैक्सिमम डेटा के, अधिक से अधिक डेटा के मान उसके आसपास होने चाहिए। जो माध्य निकाले, चाहे माध्य बहुलक निकाले, तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो इसका मीनिंग क्या है कि उसके आसपास डेटा होना चाहिए। अब 12,500 है, अब 12,500 के आसपास तो कोई भी डेटा इसमें नहीं है, तो यहां पे माध्य उपयुक्त नहीं है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि भी एक वर्ग अंतराल की तो बारंबारता 2 ही है, बाकियों की लगभग बराबर है, बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के केस के अंदर भी माध्य जो है उपयुक्त नहीं रहता। और ये हमारे पास जो है माध्य के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं माध्य की। दूसरा जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है वो है माध्य। देखो माध्यक में क्या होता है कि कई बार जो है हम एक इंडिविजुअल जो है प्रेक्षण होता है, जो हमारे पास इंडिविजुअल क्या है, व्यक्तिगत प्रेक्षण का मान निकालना हो हमें। तो व्यक्तिगत प्रेक्षण का मान निकालना हो तो हम माध्य जो है ज्यादा उपयुक्त रहता है। लेकिन माध्य कब लगाते हैं कि जहां व्यक्तिगत प्रेक्षण का मान महत्वपूर्ण नहीं है, इंडिविजुअल जो है व्यक्तिगत प्रेक्षण का मान महत्वपूर्ण नहीं है, उस तरह केस के अंदर माध्य निकालते हैं। माध्यक हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? माध्यक क्या होता है कि माध्यक जो है एग्जैक्ट डेटा के बीच का मान होता है। माध्यक जो है बिल्कुल जो डेटा होता है, आंकड़े होते हैं, उनके बिल्कुल बीच का मान होता है। 50% डेटा उससे कम होता है, ऑब्जर्वेशंस प्रेक्षणों के मान 50% माध्यक से कम होते हैं और 50% माध्यक से ज्यादा होते हैं। 50-50 मतलब डेटा को क्या है, आंकड़ों को 50-50 में डिवाइड कर देता है। जो माध्यक का मान होता है उससे 50% डेटा ऑब्जर्वेशन प्रेक्षणों के मान कम हो जाते हैं और 50% प्रेक्षणों के मान माध्यक से ज्यादा हो जाते हैं। माध्यक बिल्कुल एग्जैक्ट बीच की वैल्यू है। और माध्यक का यूज कहां पर करते हैं हम, कब उपयुक्त होता है माध्यक? कि जब आपके पास जो है व्यक्तिगत प्रेक्षण महत्वपूर्ण ना हो, व्यक्तिगत प्रेक्षण महत्वपूर्ण ना हो, एक जो है प्रतिमान स्थापित करना हो। जैसे हम बहुत सारी चीज, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं। आप अब पूरे इंडिया के अंदर जो है, पूरे राष्ट्र के अंदर हम ऐसा एग्जांपल लें कि जैसे किसी राष्ट्र के श्रमिकों की प्रतीकात्मक उत्पादकता दर पूरे राष्ट्र की, और किसी राष्ट्र के श्रमिकों की औसत मजदूरी दर, पूरे राष्ट्र के अंदर देखो कितने स्टेट हैं और स्टेट में मजदूर काम करते हैं, अलग अलग वेजेस होती है। आपको पता है कि किसी स्टेट के अंदर हो सकता है कि मजदूर को पर डे 500 रुपए दे रहे हैं, किसी को 400 रुपए दे रहे हैं, किसी को 200 रुपए मिल रहे हैं। तो पूरे स्टेट का जो है डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर सारे स्टेट्स का डाटा आ जाएगा हमारे पास, जो स्टेट जितने भी इंडिया में, और उनका फिर हम कंक्लूजन करें कि उनका हम जो है निकालेंगे औसत मजदूरी दर क्या है, पूरे कंप्लीट किसी राष्ट्र के श्रमिकों की औसत मजदूरी दर पूरे राष्ट्र की। तो वो एक प्रतीकात्मक आंकड़ा है, वो कोई व्यक्तिगत नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के लिए है। तो पूरे राष्ट्र की इंफॉर्मेशन देता हो उसको हम बोलते हैं टिपिकल डाटा, टिपिकल जो है ऑब्जर्वेशन, टिपिकल ऑब्जर्वेशंस या प्रतीकात्मक प्रेक्षण। एक व्यक्तिगत जो है प्रेक्षण को छोड़ के यदि हम प्रतीकात्मक प्रेक्षण का मान निकालें, प्रतीकात्मक का मतलब क्या है कि पूरे मान लो राष्ट्र के लिए बात करें, आपने कई बार पढ़ा होगा, जो है आप इकोनॉमिक्स या एसएस वगैरह में पढ़ते हैं कि जो है पूरे राष्ट्र की जन्म दर ये है हमारी और मृत्यु दर इतनी है। तो जन्म दर और मृत्यु दर ये जो है ये डाटा से ही निकालते हैं, आंकड़ों से निकालते हैं हम। तो ये प्रतीकात्मक जो है प्रेक्षणों के मान है। तो जहां प्रतीकात्मक प्रेक्षणों के मान निकालने हो, बड़ा डाटा हो और जो है उस तरह के जो है डाटा हमारे पास हो जो मैं बता रहा हूं आपको, तो उसमें हमें माध्यक का प्रयोग करना पड़ता है। और उस तरह के डाटा के अंदर जो है हमें माध्यक जो है वो सबसे उपयुक्त जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। और तीसरा हमारे पास आता है बहुलक। तीसरा आता है बहुलक।
देखो, जो मैंने आपको आंकड़ों के बारे में बताया है कि बहुलक क्या होता है। बहुलक जो है वह प्रेक्षण का मान होता है जो आंकड़े में अधिक से अधिक आता है। तो इसलिए क्या है कि ये सभी आंकड़ों की इंफॉर्मेशन देता हमारे को, सभी आंकड़ों की इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये क्या देता है कि हमें ये पता लग जाता है कि इस आंकड़े में ये प्रेक्षण जो है अधिक से अधिक आता है। जैसे मान लो कोई लोकप्रिय वस्तु के बारे में पता करना हो, हमें लोकप्रिय वस्तु के बारे में पता करना हो, तो वहां पे हमारे पास जो है बहुलक का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो एक जो है शूज की शॉप है, दुकान है जूते की, और मान लो एक शोरूम है और उसके ऊपर जो है हजारों कस्टमर आते हैं पर डे। तो हम ये निकालना चाहते हैं किस जो है साइज का जूता ज्यादा बिकता है, या आज पर्टिकुलर डे के दिन किस साइज का जूता ज्यादा बिका है। तो वो क्या निकाल रहे हैं, हम उस जूते का जो है माप निकाल रहे हैं, साइज निकाल रहे हैं कि जो अधिक से अधिक बिकता है। तो वो लोकप्रिय है, ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, लोकप्रिय है। तो बहुलक क्या है कि पूरे कंप्लीट डाटा की, कंप्लीट आंकड़ों के हमारे पास इंफॉर्मेशन देता। बहुलक कब निकालेंगे हम, जहां अधिकतर आने वाला मान स्थापित करना हो, जो डाटा में अधिक से अधिक आने वाला मान हमने स्थापित करना हो, या सबसे अधिक लोकप्रिय वस्तु का पता करना हो। सबसे अधिक लोकप्रिय वस्तु का पता करना हो तो उससे सबसे अधिक जो है अच्छा विकल्प बहुलक का होता है। बहुलक जो है उसमें सबसे अच्छा विकल्प होता है निकालने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा था आपको कि सबसे अधिक देखे जाने वाला लोकप्रिय टीवी प्रोग्राम ज्ञात करने के लिए। अब आपको पता है टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं और जो है उसके ऊपर सबसे अधिक लोकप्रिय प्रोग्राम कौन सा है, तो वो निकालने के लिए जैसे बहुलक का प्रयोग करना पड़ेगा हमारे को, या उस उपभोक्ता वस्तु को ज्ञात करने जिसकी मांग सबसे अधिक हो, जो है वो जो है कंज्यूमर्स का प्रोडक्ट जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा हो मार्केट के अंदर, वो पता लगना हो, या लोगों द्वारा वाहनों का सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला रंग। वाहन जो है आपको पता है कि कोई बाइक लेता है, कोई मोटरसाइकिल लेता है, कोई साइकिल लेता है, कोई कार लेता है, तो उनका कलर जो है अधिक कलर वाले जो है लोग पसंद करते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर जो है एक शहर का भी निकाल सकते हैं और एक गांव का भी निकाल सकते हैं, जो है देश का भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी चीज हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप वाहनों की बात करें, आप बहुत सारे जो है एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि सबसे अधिक लोकप्रिय वस्तु का पता लगाना हो, इस तरह का आंकड़े हमारे पास हो कि कौन सी वस्तु अधिक लोकप्रिय है, तो उस तरह हम जो है उस तरह के आंकड़ों में हम बहुलक का प्रयोग करते हैं। और इन तीनों का संबंध क्या होता है, देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक का तीनों का संबंध क्या होता है। 3 गुणा में माध्यक, 3 गुणा माध्यक बराबर है बहुलक जमा में 2 गुणा में माध्यक। ये फार्मूला होता है। इसको दाएं बाएं जरूर कर सकते हैं हम, जैसे ये 2 माध्य को आपको साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और बहुलक को साइड में ले जाए माइनस का हो जाएगा। तो ये फार्मूला यही है, इनको दाएं बाएं जरूर आप ले जा सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीनों जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, इन तीनों का आपस में संबंध ये होता है। यदि हम किसी भी आंकड़े के अंदर कोई भी 2 चीज हम निकाल रहे हैं तो तीसरा आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, तीसरा आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और किसी भी आंकड़े के अंदर ये तीनों चीजें निकालने आ जाएं तो आप इस फार्मूले से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमने आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। तो ये जो है हमारे अब यहां मैं बात कर रहा था, जैसे यहां ये वेजेस है किसी फैक्ट्री के अंदर, जो है मान लो हमारे पास जो है कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है किसी फैक्ट्री के, और उनकी वेजेस ये है पर मंथ, जो देख रहे हैं आप, वेजेस ऑफ जो है एम्प्लॉइज इन ए फैक्ट्री। तो इसका हमने माध्य निकाला तो 12,500 आया। ये जो है स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 12,500 के आसपास डाटा जो है वो सेंटर्ड नहीं है। जो भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हो, इन तीनों में डाटा जो निकाले हम, डाटा उसके आसपास होना चाहिए। अब मान लो इसके अंदर मैं माध्य निकालता हूं, माध्य के लिए क्या करूंगा, इसको पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। ये जो है
अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिखूंगा कि पहले 5000 आ जाएगा, 5000 ये आ गया, इसके बाद जो है ये आ जाएगा 5500, ये आ गया, इसके बाद 6000 आ जाएगा, फिर 6000 आ जाएगा और फिर 50000, ऐसे। अब आपको क्या बताया मैंने ये बताया है सबसे पहले तो आरोही क्रम में लिखूं, माध्यक के लिए लिख दिया, फिर कितनी संख्या आई, 1 2 3 4 5, 5 है और 5 विषम होता है, तो विषम होता है तो आपको ये बताया है माध्यक के लिए, माध्यक बराबर है 5 जमा में 1/2 वहां प्रेक्षण का मान, इतना वहां प्रेक्षण का मान यह आता है। तो 5 जमा में 1 6 को 2 से भाग देंगे तो जो है तीसरा जो है वह प्रेक्षण आएगा, जो है तीसरा प्रेक्षण का मान, तीसरा कौन सा होगा, 1 2 3, तो 6000 जो है वो आएगा, तो इसका माध्यक हो जाएगा 6000। अब आप ये देखो कि क्या 6000 के आसपास डाटा है, बिल्कुल है, देखो 2 तो 6000 है और ये 5500 भी 6000 के करीब ही है और 5000 भी 6000 ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर जो इसके अंदर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जो प्रेक्षणों के मान है वो 6000 के आसपास है। तो ये उपयुक्त ज्यादा है किससे, माध्य से ज्यादा उपयुक्त माध्यक है। और इसी का हमने बहुलक निकालना हो तो बहुलक सीधा आ जाएगा कि कौन सा प्रेक्षण का मान अधिक से अधिक आता है, या कौन सा मान अधिक से दिखाया हुआ है, या 6000 2 बार आया हुआ है और सारे एक एक बार है, 6000 कितना है 2 बार, तो जो है 6000 अधिक से अधिक बार आता है, इसलिए इसका जो बहुलक है वो हमारे पास जो है 6000 आए। तो अब इसमें जो एक फैक्ट्री के अंदर जो 5 जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह आपके सामने थी, तो आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि यहां माध्य उपयुक्त नहीं है, माध्य कौन है, जो है इसमें बहुलक उपयुक्त है। और ये मैंने आपको बताया कि जो माध्यक होता है ना, माध्यक बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है। देखिए अब माध्यक हमारे पास 6000 आया है, तो 6000 ये बिल्कुल बीच का नंबर है, 2 ऑब्जर्वेशन प्रेक्षणों के मान आगे बच गए, 2 पीछे बच गए। माध्यक में एक चीज खास बात ये समझ लेना आप कि माध्यक जो है बिल्कुल बीच का प्रेक्षण का मान होता है, बीच का, उसे 50% नीचे कम ऑब्जर्वेशन होती है और 50% उससे ज्यादा ऑब्जर्वेशन होती है। ये हमारा जो है माध्यक होता है, ऐसे हम करते हैं। और बहुलक क्या होता है, बहुलक पूरे डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं आती हमारे। बहुलक तो क्या है कि जो प्रेक्षण का मान अधिक से अधिक बार आया है वो बहुलक है, जो प्रेक्षण का मान अधिक से अधिक बार आया है वो बहुलक है। तो कई बार क्या है कि बहुलक भी हमारा जो है सही काम नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेता हूं, इसी डाटा को यदि हम चेंज करें, मान लो ये 6000 है जो है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि 6000 के बजाय मैं इसमें कर देता हूं, इसमें 4000 और एक 50,000 और ले लेता हूं। ऐसे 2 कर्मचारी हैं जो 50,000 तनख्वाह लेते हैं। तो अब आप अधिक से अधिक कौन सा नंबर आया है, 50,000, तो इसका बहुलक क्या होगा, 50,000 होगा, क्योंकि 50,000 ही 2 बार आया इसमें, बाकी तो एक एक बार ही आए हैं। तो 50,000 बहुलक है, तो क्या 50,000 के आसपास डाटा है, नहीं है। 50,000 तो 2 ही आदमी तनख्वाह ले रहे हैं, बाकी तो 4,000 5,000 और 6,000 के बीच में ले रहे हैं। तो यहां पे फिर बहुलक है उपयुक्त नहीं है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो वो आपको हायर क्लासेस में सिखाएंगे हम आपको कि कहां मतलब जो है कौन सा डाटा अप्लाई होता है और कौन सा हमें अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।